अमेरिका और इजरायल की ईरान के साथ जंग को 12 दिन पूरे हो चुके हैं। जून 2025 में जो जंग हुई थी वो 12 ही दिन चली थी और फिर सीज फायर हो गया था। आज जंग का 13वां दिन है और सीज फायर की बात दूर दूर तक नहीं दिख रही है। बैटल ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने बता दिया है कि तेल या गैस खरीदने के लिए किसकी परमिशन की जरूरत होती है। अमेरिका बांटता रहे तेल खरीदने की परमिशन, लेकिन दुनिया का 20% तेल और गैस जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है वहां जहाज चलाने के लिए ईरान की ही परमिशन चाहिए। चीन और बांग्लादेश के जहाज यहां से निकल रहे हैं। अब सामने आ रहा है कि भारत भी ईरान से आग्रह कर रहा है। 12 मार्च को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस को बताया कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बीते दिनों में तीन बार बात की है। आखिरी बातचीत में जहाजों की सुरक्षा और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई थी। 11 मार्च को ही खबर आ गई थी कि संयुक्त अरब अमीरात से गुजरात के कांडला बंदरगाह पर आ रहे मयूरी नारी जहाज पर हमला हो गया। ये एक बल्क कैरियर था, इस पर क्रूड ऑयल या गैस नहीं लदी थी। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि मयूरी नारी ने वार्निंग को नजरअंदाज किया था। इस हमले के बाद 20 जहाजियों को बचा लिया गया, 3 लापता हैं। इसी रोज यानी 11 मार्च 2026 को ही अमेरिका के एक क्रूड ऑयल टैंकर पर भी हमला हुआ, जिसमें एक हिंदुस्तानी क्रू मेंबर की मौत हो गई। जहाज पर मौजूद बाकी 15 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। बगदाद में भारतीय दूतावास बचाए गए जहाजियों से संपर्क में है। इन खबरों के बीच जब बांग्लादेश को परमिशन की खबर भारतीय मीडिया में दबी जबान से ही तैरी, तो आज यानी 12 मार्च को भारत में सूत्रों ने खबर चला दी कि ईरान ने भारत के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की परमिशन दे दी है। ये कहा किसने ये मालूम नहीं चला, बस सूत्रों का दावा था। पब्लिक दिवाली और फिर वर्ल्ड कप में भारत की जीत की रात बज गए पटाखे फोड़ने के लिए निकालने ही वाली थी कि एक और सूत्र ने इस खुशी पर ग्रहण लगा दिया। 12 मार्च की दोपहरी समाचार एजेंसी रॉयटर्स को एक ईरानी सूत्र ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई परमिशन नहीं है, ईरान ने भारतीय जहाजों को कोई इजाजत नहीं दी। इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने। उन्होंने बताया कि डॉक्टर जयशंकर लगातार ईरान के विदेश मंत्री से संपर्क में है। हॉर्मुज के रास्ते भारतीय जहाजों की आवाजाही पर भी बात हो रही है। इससे ज्यादा जानकारी वॉलंटियर करना प्रीमेच्योर होगा। जायसवाल ने जिस सतर्कता से जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक थी, वाजिब थी अपनी जगह, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी गलती करके भुगत रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कह दिया था कि हॉर्मुज के रास्ते टैंकर्स को अमेरिकी नौसेना एस्कॉर्ट कर ले जाएगी। उन्हें अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा, क्योंकि हॉर्मुज वो जगह है जहां अमेरिका अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स या दूसरे कैपिटल शिप्स तक को भेजने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ईरानी नौसेना को नुकसान बिल्कुल हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन ये सोचना बेवकूफ़ी होगी कि उनकी हॉर्मुज पर चल नहीं रही। लंदन में बैठी कंपनीज, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हॉर्मुज के रास्ते जाने वाले जहाज़ों का बीमा करने को आज भी राजी नहीं हैं। बैटल ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान कितना गंभीर है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा लीजिए कि ईरान ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि हॉर्मुज को ओमान के रास्ते बाईपास करना भी रिस्की ही होगा। 11 मार्च को ही ईरान ने ओमान के सलाला बंदरगाह पर स्थित टैंक फार्म्स को निशाना बना लिया। एक शाही ड्रोन आकर लगा और तेल के बड़े टैंक्स जलने लगे। हालात इतने खराब हैं कि दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक भारत 2 तेल टैंकर्स के मुंबई पहुंचने पर राहत की सांस ले रहा है। 11 मार्च को सऊदी से 10 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर शेनलॉन्ग नाम का जहाज मुंबई पहुंच गया। इसके जो कैप्टन है वो हिंदुस्तानी है। इसके अलावा एक वेरी लार्ज क्रूड कैरियर VLCC तकरीबन 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर इराक से मुंबई पहुंचा है। VLCC बहुत बड़ा जहाज होता है, इतना बड़ा कि स्वेज जैसी नहरों को पार नहीं कर सकता, वो केप से घूम के आते हैं, अभी भी श्रीलंका के नीचे से जाएंगे। ये जहाज मुंबई से अब ओडिशा के पारदीप जाएगा। सुरक्षा कारणों से इस जहाज का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि ये दोनों जहाज हॉर्मुज के रास्ते आए हैं और इन्होंने वो इलाका बीते 5-6 दिनों में पार किया। NDTV ने छापा है कि शेनलॉन्ग जहाज 2 दिन पहले हॉर्मुज में था और उसने डिटेक्शन से बचने के लिए डार्क में काम किया, यानी अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए। रिस्की होता है। इन 2 जहाज़ों की आमद को डॉक्टर जयशंकर की मेहनत से जोड़कर देखा जा रहा है। परमिशन कह लीजिए या आपसी समझ या जो शब्द आपको पसंद आए, लेकिन साफ है कि ईरान की मर्जी से ही हॉर्मुज से जहाज आ पाएंगे, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनेई ने कह दिया है कि ईरान के दुश्मनों पर दबाव डालने के लिए हॉर्मुज को बंद रखा जाएगा। ईरान ने कह दिया है कि जो भी इजरायल और अमेरिका का साथ देगा उसके जहाज को हॉर्मुज में बख्शा नहीं जाएगा। ईरान आज भी उस बात को दोहरा रहा है कि अगर उस पर हमला नहीं रोका गया तो दुनिया को $200 प्रति बैरल क्रूड खरीदना पड़ेगा।
अमेरिका की तरफ बिल्कुल मत देखिए, हम आपसे कह रहे हैं ये, क्योंकि वहां ट्रंप कह रहे हैं कि तेल के जितने दाम बढ़ेंगे उतना हमें फायदा होगा। भारत ऐसी स्थिति से बिल्कुल बचना चाहता है, क्योंकि संसद में हरदीप पुरी ये भले कह दें कि देश में एलपीजी संकट पैनिक बाइंग और कस्टमर बिहेवियर से हुआ है, लेकिन सच यही है कि गैस के बल्क बायर्स एक हफ्ते से शिकायत कर रहे थे कि गैस की किल्लत है। मोरबी के टाइल मैन्युफैक्चरर से जाकर के पूछ लीजिए। सूत्रों ने ध्यान नहीं दिया, न जवाब दिया। जब रेस्टोरेंट वालों के नीले सिलेंडर खाली हो गए तब कोहराम मचा। जिन घरों में आप सोचिए जहां शादी है वहां माता पिता खुद सिलेंडर की लाइन में लगे हुए हैं ताकि एजेंसी वाला कुछ तो सिलेंडर दे दे, घर पर हलवाई इंतजार कर रहा है। सोचिए क्या बीत रही होगी उस पिता पर जिसके पास बिटिया की शादी का खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं है। क्या बीत रही होगी उस पटरी वाले पर जिसे अपना खोमचा बंद करना पड़ा क्योंकि सिलेंडर नहीं है। आप एक दिन की सैलरी के बिना काम चला सकते हैं क्या? क्या बीत रही होगी उस मजदूर पर जिसकी थाली 70 से 100 हुई है, जो कटिंग चाय 7 की जगह 10 में पी रहा है, फुल चाय 15 से 20 में खरीद रहा है। आसान है इस बात पर हंसना, लेकिन जब बदन टूटता है तो मजदूर के लिए चाय क्या होती है आप नहीं समझ सकते अगर आपने मजदूरी नहीं की। सरकार के पास न मानने का ऑप्शन बिल्कुल है, लेकिन क्या करें 12 मार्च की उस खबर का जिसमें आईआरसीटीसी इस बात पर विचार कर रहा है कि मुंबई रीजन की गाड़ियों में रेडी टू ईट खाना दिया जाए सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के, क्योंकि रोज 4,500 यात्रियों के लिए खाना बनाने वाले सेवरी स्थित किचन के पास एलपीजी नहीं बची। आईआरसीटीसी रेलवे के लिए काम करता है और रेलवे सरकार की संपत्ति है। क्या सेवरी किचन ने भी पैनिक क्रिएट किया है, या उसका बिहेवियर गलत है, या वाकई गैस की किल्लत है? बताना चाहिए हरदीप पुरी को। चाहे तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से वो पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है सेवरी में। वापस आइए ईरान और पूरे पश्चिम एशिया में चल रही जंग पर। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एक बात नोट कर रहे हैं कि जब जून 2025 में जंग हुई थी तब ईरान का बहुत अधिक नुकसान हुआ था और उसके मुकाबले में ईरान ने उसके दुश्मन का उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। वो दिखावे के लिए कतर के एक अमेरिकी बेस आलू दैत पर एक मिसाइल मारकर ईरान शांत हो गया था। लेकिन इस जंग में ईरान इजरायली और अमेरिकी हमलों का लगातार जवाब दे रहा है। अमेरिका और इजराइल शुरुआत से कह रहे हैं कि हमने ईरान के सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए, उनके तमाम मिसाइल के भंडार जला दिए हैं, अब वो हमला नहीं कर पाएंगे। पर इस समय भी जंग के 13वें दिन भी ईरान के हमले जारी हैं, ड्रोन से, मिसाइल से। सबसे बड़ी बात नोट की जा रही है इन हमलों की एक्यूरेसी। बड़े दिनों बाद किसी लड़ाई में अमेरिका के 7 सैनिक मारे गए हैं। इस सटीकता के पीछे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स किसी बाहरी ताकत की मदद की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान के पास इतनी सटीकता से हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम्स या ड्रोन्स नहीं हैं। कई एक्सपर्ट्स ने इस मदद के पीछे चीन का नाम लिया है। उनका कहना है कि चीन अपने बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से जानकारी ईरान को दे रहा है, जो चाइनीज जीपीएस है। इसी से मिली जानकारी से ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स एकदम सटीक टारगेट्स पर जा रहे हैं और इसी तबाही हो रही है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को कहना पड़ा कि ईरान ऐसा हमला करेगा, ये हमने एंटिसिपेट नहीं किया था। इसलिए आज के शो में इसी का पता लगाएंगे कि चीन किस तरह से इस जंग में ईरान की मदद कर रहा है। जंग खत्म होने पर क्या संकेत मिल रहे हैं। जो पहली तकरीर मुस्तफा खामेनेई ने की है उसमें उन्होंने क्या कहा है, ईरान के राष्ट्रपति ने क्या 3 शर्तें रखी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। उसका दावा है कि उसने ऐसा बम बनाने की कोशिश नहीं की। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामेनेई ने, मुश्तबा के पिता, उन्होंने परमाणु बम के खिलाफ फतवा दिया था और कहा था कि ऐसा हथियार बनाना हराम है। लेकिन ये ओपन सीक्रेट है कि ईरान के मंसूबे हैं, वो इसीलिए इतना एनरिचमेंट कर रहे थे। अभी लेकिन बम बन नहीं पाया है। फिर ईरान ने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कैसे किया? इसका जवाब है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, जिसका नमूना हम इस जंग में देख रहे हैं। और इसी डर की वजह से ट्रंप ने 2018 में ईरान से न्यूक्लियर डील तोड़ी थी। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों भाइयों की मांग थी कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म करे। ईरान राजी नहीं हुआ, डील टूट गई। पर क्या ईरान ने अकेले अपनी मिसाइल्स डेवलप की? इसका जवाब है नहीं। कुछ मदद उनको कहीं और से भी मिली है। लोग रूस का भी नाम लेते हैं, नॉर्थ कोरिया का नाम लेते हैं, चीन का भी नाम लेते हैं। जॉर्ज बुश ने 2003 में इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया को एक्सेस ऑफ ईविल कहा था। उसमें चीन का नाम शामिल नहीं था, पर आज अमेरिका के कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और नेता चीन और रूस को भी इस लिस्ट में शामिल करते हैं, चुप चुप के। ट्रंप या अमेरिका की मेन पॉलिटिकल लीडरशिप से चीन का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि उतना रिस्क वो नहीं ले सकते। चुंबक की सप्लाई रुक जाती है, मतलब चीन से डर उनको भी लगता है, वो भी नाम नहीं लेते। खैर,
जिस एक्सिस में चीन और ईरान को एक साथ रखने की कोशिश की जाती है, उस पार्टनरशिप की शुरुआत आज से दशकों पहले शुरू हो गई थी। शाह का रिजीम प्रो अमेरिका था, इसलिए चीन से ईरान की खास नहीं बनी उस जमाने में। जब 79 में क्रांति हो गई, इस्लामिक क्रांति, तो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के डायनेमिक्स भी चेंज हुए। वेस्ट ने ईरान को हथियार देने बंद कर दिए और उसी समय चीन से दोस्ती शुरू हुई। 1980 के दशक में जब ईरान और इराक की जंग हुई, तो चीन ने ये दोस्ती निभाई और ईरान को हथियार सप्लाई किए। बदले में चीन को भी यहाँ से एनर्जी मिल रही थी, गैस है, तेल है। सबसे पहले ईरान ने चीन से ही मिसाइल्स खरीदनी शुरू की। चीन ने ईरान को अपनी एंटीशिप मिसाइल HY-2 सिल्कवर्म दी। ये मिसाइल समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई थी। ईरान ने इन मिसाइलों को पर्शियन गल्फ में इस्तेमाल किया। उसने खाड़ी के किनारे ये मिसाइलें तैनात की और इराकी जहाज़ों को निशाना बनाया। ये 1985 की हम बात कर रहे हैं। उस समय इस मिसाइल के साथ चीन ने 48 लॉन्चर्स भी दिए थे ईरान को। ईरान ने खरीदे थे, दाम अदा किया था। चीन से शुरुआत में ईरान ने मिसाइल खरीदी, फिर एक समय बाद उसे बात समझ में आ गई कि सर्वाइव करना है तो खुद भी मिसाइल बनानी पड़ेगी, आत्मनिर्भर ईरान। इसलिए उसने मिसाइल डेवलप करने के लिए चीन और नॉर्थ कोरिया से मदद मांगी। मिसाइल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है उसका इंजन, उसका फ्यूल। चीन ने ईरान को सॉलिड फ्यूल से जुड़ी तकनीक और केमिकल सप्लाई में मदद की। मिसाइल के लिए इस फ्यूल को बनाने के लिए सोडियम परक्लोरेट इस्तेमाल होता है। इसी से अमोनियम परक्लोरेट भी बनाया जाता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल के फ्यूल का मुख्य घटक है। कई अमेरिकी अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि चीन अब भी सोडियम परक्लोरेट की खेप ईरान को भेजता है। जंग के पहले भी भेज रहा था और अब भी भेज रहा है। 7 मार्च को अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पर एक डिटेल रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे मिसाइल और रॉकेट फ्यूल बनाने के केमिकल जंग के दौरान भी ईरान तक पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस तरह के दर्जनों जहाज इस साल की शुरुआत से ही ईरान आ रहे थे। इससे एक्सपर्ट्स यही अंदाजा लगा रहे हैं कि ईरान को जंग का अंदेशा था, इसलिए शायद उसने तैयारी शुरू कर दी थी। खैर, हमने बताया कि कैसे ईरान को चीन और नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल बनाने की तकनीक दी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर विस्तार से आप जानकारी चाहते हैं तो राजदूत का आप एपिसोड देख सकते हैं, हमने उस पर विस्तार से बात की हुई है। अब आइए मौजूदा जंग पर। 2026 में अभी जो जंग चल रही है, इसमें चीन फिर से एक बार आरोपों के घेरे में है कि वो उसमें ईरान की मदद कर रहा है। इस बार वो अपनी सैटेलाइट तकनीक से ईरान की मदद कर रहा है। मदद कुछ यूं कि चीन ईरान को अमेरिका और इजराइल के टारगेट्स की एक्यूरेट लोकेशन दे रहा है रियल टाइम में। फिर वो इन्फॉर्मेशन मिसाइल्स में और ड्रोन्स में फीड की जा रही है और ये सब चीन कर पा रहा है बेडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के जरिए। मिसाइलों से कहीं ज़्यादा जो शाहिद ड्रोन्स एक्यूरेसी से अमेरिका और गल्फ के ठिकानों पर जाकर लग रहे हैं, उसके पीछे चाइनीज सर्वेलेंस और नेविगेशन की तरफ ही इशारा किया जा रहा है। क्या है बेडो सिस्टम, इसको समझिए। आसान भाषा में ये चीन का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, उनका GPS। फ़र्क इतना है कि GPS अमेरिका का सिस्टम है और बेडू चीन का है। एक और फैक्ट है कि GPS, जिसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, उसे अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। असल में पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट घूम रहे हैं। बेडू के भी करीब 30 से ज़्यादा सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में है। सबसे ज़्यादा GPS में ही है, कॉन्स्टलेशन बनाना पड़ता है एक। ये सैटेलाइट लगातार पृथ्वी की तरफ सिग्नल भेजते हैं। जब कोई मिसाइल, ड्रोन, जहाज़ या कार, मान लीजिए फ़ोन ही, मोबाइल फ़ोन जो जेब में है, इस सिग्नल को पकड़ता है तो उसे पता चल जाता है कि वो पृथ्वी पर ठीक किस जगह पे है। ट्रायंगुलेट करते हैं वो, और आसान तरीके से समझाते हैं। मान लो आसमान में 3 या 4 सैटेलाइट एक साथ किसी डिवाइस को सिग्नल भेज रहे हैं। उस डिवाइस को हर सैटेलाइट से सिग्नल आने में जितना वक्त लगता है, उसके हिसाब से सिस्टम गणना करता है और लोकेशन का बिल्कुल सटीक पॉइंट निकाल देता है। मिनिमम 3 रेफरेंस पॉइंट आपको चाहिए, वहाँ से एक्यूरेसी, और इसमें 3 के बाद आप जितने जोड़ते जाएंगे एक्यूरेसी बढ़ती है। जितने ज़्यादा सैटेलाइट आपके होंगे उतना ज़्यादा आपका सैटेलाइट नेविगेशन एक्यूरेट होगा। इसी के ज़रिए ईरान को अमेरिकी और इजरायली टारगेट्स की सटीक जानकारी दी जा रही है, जिसके ज़रिए ईरान के हमले टारगेट पर हिट कर रहे हैं। फिर एक बार साफ कर देते हैं बात कि ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की राय है। आधिकारिक रूप से न तो ईरान और न ही चीन ने बात कबूल की है। चीन शायद ये बात कभी कबूल नहीं करेगा। जानकार एक और बात कह रहे हैं, इस तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ हो रहा है। चीनी सैटेलाइट्स लगातार अमेरिकी अड्डों और उनके हथियारों की निगरानी रख रहे हैं। इससे उन्हें अमेरिकी जंग को समझने में मदद मिल रही है। जो डेटा मिलेगा उसका इस्तेमाल चीन अपनी मिलिट्री में करेगा। भविष्य में अगर कोई से युद्ध लड़ना पड़ गया अमेरिका के साथ, तो उसमें ये डेटा काम आएगा। जिस तकनीक की हम बात कर रहे हैं, बेडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इस तरह की तकनीक सबसे पहले अमेरिकियों के पास आई। वो इसके ज़रिए वेस्ट की मदद करते थे। कारगिल में अमेरिका ने हमारी मदद करने से इनकार भी किया था। खैर,
साल 1996 में एक ऐसी घटना हुई जिसने चीन को खुद ये तकनीक डेवलप करने पर मजबूर कर दिया। जैसा कारगिल में हमको शौक पड़ा था कि जीपीएस के भरोसे नहीं रह सकते, नाविक बनाना पड़ेगा, वैसे 1996 में उनको झटका पड़ा था। क्या हुआ था? 1995 में ताइवान के राष्ट्रपति ली तेंग हुई को अमेरिका जाकर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में भाषण देने की अनुमति मिल गई। चीन को लगा कि अमेरिका ताइवान को अलग देश की तरह ट्रीट कर रहा है। इसके जवाब में चीन ने ताइवान को डराने के लिए ताइवान स्ट्रेट के पास मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। कई बैलिस्टिक मिसाइलें समंदर में टेस्ट की। 1996 में राष्ट्रपति चुनाव होने थे ताइवान में। चीन चाहता था कि ताइवान की जनता डर जाए और ऐसे नेता को वोट न दे जो चीन से दूरी की बात करता हो। जब तनाव बढ़ गया तो अमेरिका ने भी अपनी ताकत दिखाने के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में भेजे, यूएसएस निमित्ज और यूएसएस इंडिपेंडेंस। इसके बाद स्थिति बहुत संवेदनशील हो गई, लेकिन मामला जंग तक नहीं पहुंचा। मार्च 1996 में चुनाव हुए और ली टेंग हुई फिर से राष्ट्रपति बन गए, जिसके बाद चीन ने धीरे धीरे अपने सैनिक अभ्यास बंद किए। इस संकट के बाद चीन को लगा कि अगर कभी अमेरिका के साथ सीधा युद्ध हो गया तो जीपीएस तो बंद हो जाएगा और हमारा पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। उसके बाद चीन ने अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाया। 2013 में शी जिनपिंग चुनकर आया और उन्होंने खास तौर पर यह तकनीक डेवलप करने की तरफ फोकस किया। 2020 में इसे पूरी तरह चालू कर दिया और इसका उद्घाटन शी जिनपिंग ने ही किया था। एक और बात पर ध्यान दीजिए, जीपीएस अमेरिका की सरकार का बनाया हुआ था, पर चीन अमेरिकी कंपनियों पर भरोसा नहीं करता है। इंस्टा, एक्स, फेसबुक कुछ वहाँ चलता नहीं है। चीन ने सोशल मीडिया भी अपना बनाया है। एक और सवाल रह जाता है कि ईरान ने चीन से मदद क्यों मांगी होगी। ये बात सच है कि ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम डेवलप कर लिया, लेकिन उतना नहीं कि अमेरिका और इजराइल की जो टेक्नोलॉजिकल मार्वल जो उनके पास है उसको टक्कर नहीं दे सकते। एक बड़ी कमजोरी ईरान की यही रही है, निम्बल टेक्नोलॉजीज। कई प्रणालियां सैटेलाइट सिग्नल पर निर्भर थीं और उनमें से बहुत से सिस्टम जीपीएस पर आधारित थे और युद्ध के समय ये जीपीएस उनके ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था। इसराइल और अमेरिका के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बहुत उन्नत तकनीक है। हमने वेनेजुएला में देखा, दुश्मन के सैटेलाइट सिग्नल को जाम कर सकते हैं, गलत लोकेशन भेज सकते हैं, पूरे सिस्टम को ही ठप कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कई बार हुआ जब ईरान की ड्रोन और मिसाइल रास्ते से भटक गए। कई मामलों में उन्हें रास्ते में गिरा भी दिया गया। कई विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने अपने कई ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को इस तरह अपग्रेड किया कि वो चीन के बीदू नेटवर्क से सिग्नल ले सकें। ये जो सिग्नल जैमिंग वाली चीज़ है, ऐसे इल्ज़ाम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी लगे थे। इसीलिए अपना इंडिपेंडेंट सैटेलाइट होना बहुत ज़रूरी है। चीन और ईरान की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। तकनीकी सहयोग के अलावा पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच सैनिक सहयोग भी बढ़ा है। कई बार चीन, ईरान और रूस की नौसेनाओं ने साथ में अभ्यास किए समंदर में। अब चीन ऐसा कर क्यों रहा होगा, उसका क्या फ़ायदा? सीधी बात है, अगर ईरान का इस्लामिक रिजीम चला जाता है तो पूरे मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में इसराइल और अमेरिका की हेजेमनी हो जाएगी। चीन अमेरिकी प्रभाव चाहता नहीं है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन समेत लगभग सभी खाड़ी के देश अमेरिका की मर्जी के बिना काम नहीं करते। स्पष्ट तौर पर वो अमेरिका के गैंग में है। चीन की उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे भी तेल और गैस खरीदता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल खरीदता है। अभी जब भारतीय जहाज़ों के हॉर्मुज से आने जाने पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, विदेश मंत्री लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब एक बात कंफर्म है कि चीनी और ईरानी जहाज एक दूसरे के देश आ जा रहे हैं। वहां से मिसाइल बनाने का मटेरियल आ रहा है, यहां से तेल जा रहा है। इसलिए चीन इस पूरे गेम में एक प्लेयर है। भले ही वो बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचा रहा है, लेकिन उसका एक स्टैंड है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो इजरायली और अमेरिकी हमलों की निंदा करने का साहस कर रहा है। चीन की बात हो गई, अब चलिए फिर से ईरान। नए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनेई के बारे में कई तरह की बातें कही जा रही थी कि अमेरिकी और इजरायली हमलों में घायल हो गए हैं। कुछ कह रहे थे कि एक पैर फ्रैक्चर है, चेहरे में घाव है। उनकी लोकेशन भी नहीं बताई जा रही थी, छिपे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे, इस तरह की बातें कही जा रही थी। दुनिया ने अब तक ट्रंप, नेतन्याहू के पक्ष को सुना, अली खामेनेई के जाने के बाद पेजेश्कियां की बातें सुनी, पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का पहला भाषण दुनिया के सामने आ गया है। इस तकरीर में वो ईरानियों, इसराइलियों, अमेरिकियों और दुनिया के दीगर देशों से मुखातिब हुए। क्या कहा उन्होंने, हम शॉर्ट में आपको बता दें। ईरानियों से कहा कि जो लोग घायल हुए हैं उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा, जिन्होंने नुकसान झेला उन्हें मुआवजा देंगे। इसके बाद मुज्तबा ने पड़ोसी मुल्कों के नाम संदेश दिया, कहा कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने होंगे। ये बात ऐसे समय आई है जब ईरान लगातार अपने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमले कर रहा है और इन हमलों में वहाँ के आम लोग भी मारे जा रहे हैं। दुबई में आज भी धमाके हुए हैं। फिर मुज्तबा ने कुछ बातें अपने प्रॉक्सीज के लिए कही, बोले कि यमन में भी रेजिस्टेंस काम करेगा और इराक में भी लोग मदद करना चाहते हैं।
उन्होंने देश की सेना को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहादुर लड़ाकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो ऐसे समय में शानदार काम कर रहे हैं जब हमारा देश हमले के दौर से गुजर रहा है। हम शहीदों के खून का बदला लेंगे और इस खित्ते में जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं उन सबको बंद होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन पर हमला होता रहेगा। ये आपको मुश्तबा की तकरीर के हमने अंश बता दिए। अब आपको देते हैं कुछ अपडेट्स जो जंग से ही आए हैं। एक बड़ा सवाल है कि जंग रुकेगी कब, रुकेगी कब, रुकेगी कब। तो तीनों पार्टीज क्या सोच रही हैं उस पर हम आते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान पर हमला करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, वॉर में एंड सून। वहीं पेजेश्कियां का कहना है कि 3 शर्त मान लेंगे तो जंग खत्म हो जाएगी। पहली शर्त पेजेश्कियां ने रखी है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गारंटी दे कि भविष्य में हमला नहीं हो, हर्जाना मिले, रेपरेशन, नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, और तीसरा कि लेजिटिमेट मांगों को माना जाए। 3 शर्तों को समझते हैं कि पूरी हो सकती नहीं हो सकती। इंटरनेशनल गारंटी ईरान चाहता है, लेकिन जब हमला करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही है, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, और उसका लीडर खुद किसी इंटरनेशनल ऑर्डर को न मानता हो तो इंटरनेशनल गारंटी का मतलब नहीं रह जाता है। ट्रंप कई बार यूएन के धज्जियां उड़ा चुके हैं, सबसे अच्छे सहयोगियों यानी यूरोपियंस की बात भी नहीं सुनते हैं, तो इस केस में इंटरनेशनल गारंटी की बात समझ में खास आती नहीं है। खास तौर पर जब ईरान ने 2 बार अमेरिकियों से धोखा खाया है, बातचीत का बहाना बनाकर बातचीत के दौरान ईरान पर हमला हुआ है। दूसरी शर्त हर्जाने से जुड़ी है। इतिहास में अमेरिका ने इस तरह के वॉर रेपरेशंस दिए हैं कई मुल्कों को। जापान को, इराक को कुछ पैसा दिया, पर वहाँ केसेस अलग थे। जापान ने सरेंडर किया था, इराक में अमेरिका ने सद्दाम को पकड़ ही लिया था, यानी किसी न किसी तरह से वहाँ अपने मकसद पूरे किए थे। क्या ईरान में मकसद पूरे हुए हैं? अमेरिका ही बता सकता है, क्योंकि न तो 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मिला है और न ही मिसाइल प्रोग्राम ईरान का ख़त्म हो पाया है, और रेजीम चेंज की बात अब बिल्कुल दूर की कौड़ी लगती है। अब अमेरिकी अधिकारी भी ये बात कहने लगे हैं। आज अमेरिकी अखबारों में सुर्खी थी कि अमेरिका की इंटेलिजेंस टीम रेजीम चेंज को लेकर अब बहुत होपफुल नहीं रही। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बीते रोज रिपोर्ट किया था कि इजराइल के सैन्य और राजनीतिक हलकों में ये बात चल रही है कि रेजीम चेंज में 1 साल भी लग सकता है। तो क्या अमेरिका एक मजबूत दुश्मन देश को हर्जाना या वार रेपरेशन देगा? मुश्किल लगता है। तीसरी शर्त, ईरान के जायज़ अधिकारों को मानना। पेजेश्कियान ने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि इससे मुराद क्या है। इशारतन समझ आता है कि राष्ट्रपति महोदय प्रतिबंधों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर जंग बिना रेजीम चेंज के ख़त्म होती है तो भले ही अमेरिका जीत का ऐलान कर दे, लेकिन उसका बेबी इजराइल अंदर से बौखलाया ही रहेगा और शायद ही वो ईरान से प्रतिबंध कभी हटने देगा। तो ये थे अभी तक के अपडेट्स। आपको लगातार अपडेट्स हम देने का प्रयास कर रहे हैं। उन सबको यदि आप देखना चाहते हैं तो खबरगांव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो शो है बड़ी मेहनत से लिखा गया साजिद के साथ मिलकर, और इससे आनंद ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।